ये कहानी है राजू और मीरा की। वो दोनों कई सालों से गांव के अमीर सेठ धनीराम के यहाँ पर काम करते थे। राजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और मीरा उसके घर की साफ सफाई किया करती थी। राजू और मीरा के दो बच्चों भी थे, पिंकी और रवि। राजू और मीरा जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी दीपा उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ मर गई? जी मालकिन, बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर मुझे तैयार कर दे। मुझे आज शाम को पार्टी में जाना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज़ ही कहाँ जाती है। माफ़ कर दीजिए मालकिन, आज बर्तन बहुत सारे थे इसलिए समय ज़्यादा लग गया। हाँ, ठीक है, चल अब बातें मत बना। सामने बिस्तर पर रखे हुए गहने एक एक करके मुझे पहना, चल जल्दी कर। मीरा बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी दीपा उसे रोकते हुए कहती है, अरे मीरा, 1 मिनट रुक तो जरा। वो वाला हार तू रहने दे, उसे मैं खुद ही उठा लेती हूँ। दीपा एक हार का बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर सोने का हार था। उस हार को चमकता देख मीरा ने कहा, वाह मालकिन, कितना सुंदर हार है। लाइए मुझे दीजिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, बस तू रहने दे, तेरे गंदे हाथों से ये मैला हो जाएगा। बहुत महंगा हार है ये, कहीं तेरे हाथ से मैला हो गया और इसकी चमक चली गई तो। मैंने इसे बहुत दूर से मंगवाया है, खास आज की पार्टी के लिए। लेकिन अगर दूर से देखना चाहती है तो देख ले, तेरा हाथ तो नहीं लगने दूंगी इस पर। वैसे भी कौन सा तूने अपनी ज़िंदगी में ऐसा हार देखा होगा? हाँ मालकिन, देखे तो नहीं है। हम जैसे गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफ़ी है। ऐसे सोने चांदी के हार हमारे लिए नहीं बने हैं। हाँ ठीक है, चल अब इसको नज़र लगाना बंद कर। कहीं तेरी नज़रों से इसकी चमक चली गई तो मेरे तो पैसे खराब हो जाएंगे। इस हार को छोड़ के बाकी सब मुझे पहना दे और मुझे तैयार कर दे। मीरा चुपचाप दीपा को तैयार करने लगती है। ये दीपा की पुरानी आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वो अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करने से पीछे नहीं हटती थी, और ख़ास तौर पर मीरा के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना मीरा के बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मीरा को उसके दिखावे से उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सोने के गहनों का उसे भी बहुत बड़ा शौक़ था। उसका ये शौक़ कभी पूरा नहीं हो पाया। दीपा तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और मीरा उसके घर का सारा काम निपटाकर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देख राजू ने उससे पूछा, क्या हुआ मीरा, बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा मन उदास सा था। हाँ तो बताओ ना, क्यों उदास है मन? मैं जितना हो सकता है उतनी कोशिश करूँगा तुम्हें पूरा खुश रखने की। अरे कुछ नहीं हुआ, वो बस आज मालकिन अपने सोने के हार को दिखाकर मुझे चिढ़ा रही थी। मुझे भी ऐसे एक सोने का हार लेने का मन कर रहा है। अरे मीरा, तुम जानती तो हो मालकिन की आदत को। वो दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं और इतने बड़े शौक हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते हैं। हाँ तो क्यों नहीं है वो शौक हमारे लिए? क्या हम बस लोगों के घरों में काम करने के लिए पैदा हुए हैं? हमारी क्या कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती? हमारे क्या कोई सपने नहीं हो सकते? मीरा की आंखों में बेबसी के आंसू छलक उठे थे। वह गुस्से में घर के बाहर दहलीज पे जाकर बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है और अपना खाली कटोरा मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, इस बुढ़िया की भूख को मिटा दे बेटी, भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। आपको खाना तो खिला दूंगी, परंतु मेरी इच्छा तो शायद भगवान भी पूरी नहीं कर सकते। इतना कहकर मीरा घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर बाहर आती है। बूढ़ी अम्मा वही खाना खाने बैठ जाती है। खाना खाने के बाद उससे कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आज तुमने इस बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाकर मेरी मदद की है,
ठीक उसी तरह भगवान भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे बेटा। बुढ़िया अपने झोले से कुछ निकालकर मीरा को दे देती है और कहती है, ये लो बेटी, भगवान का प्रसाद समझ कर ले ले, किंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है, अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम्हारे व्यवहार लोगों के प्रति वही रहता है या बदल जाता है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। मीरा अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ अजीब तरीके के बीज होते हैं। मीरा उन बीजों को राजू के पास लेकर जाती है और उससे सारी बातें बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये बीज किस पौधे के हैं। आप देखकर बताइए तो जरा कि ये किस चीज़ के बीज हैं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। एक काम करो, जाकर पीछे के खेतों में वो दो। हैं तो बीज ही, जब फल आएगा तो पता लग जाएगा कि किस चीज़ के बीज हैं। मीरा ऐसा ही करती है और घर के पीछे जो छोटा सा खेत था वहाँ जाकर उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहाँ कुछ पौधे उग आते हैं, जिन्हें देखकर रवि मीरा से कहता है, माँ जल्दी बाहर आओ, ये देखो उन बीजों से कितने सुंदर पौधे उगाए हैं, इनकी पत्तियां तो एकदम चमकीली हैं। मीरा तुरंत वहाँ पौधों को देखने पहुँचती है। वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की लगती हैं। अरे ये तो वही जगह है जहाँ मैंने बूढ़ी अम्मा के दिए हुए बीज दबाए थे। लगता है उन्हीं से पौधे उगे हैं। तुम दोनों शरारत करते हुए इन्हें तोड़ मत देना, इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, हो सकता है इस पर कोई फल या फूल आ जाए। उस दिन से मीरा उन पौधों की अच्छी से देख रेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वे पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल खिलने लगते हैं। तभी एक बार तेज आंधी आती है। उस आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर राजू मीरा से कहता है, अरे मीरा, ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी ठीक हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा देता हूँ, शायद ये दोबारा से उग जाए। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। राजू जैसे ही उस टूटे हुए पौधे की जड़ उखाड़ता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले सोने के हार जैसा कुछ लटक रहा था। मीरा उन हारों को छूकर और गौर से देखती है, फिर चौंकते हुए बोली, अजी ये तो सच में सोने के हार हैं। क्या कह रही हो मीरा? क्या ये सच में सोना है? हाँ जी, ये सच में सोने के हार ही हैं। अब समझ में आई उस बूढ़ी अम्मा की बात। उन्हें सच में भगवान ने हमारे लिए ही भेजा था, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब एक काम करो, जल्दी से चेक करो, क्या सच में सभी की जड़ों में सोने का हार है? उन्होंने बारी बारी से सभी पौधों की जड़ें चेक की तो सभी पौधों के नीचे सोने के हार लगे हुए थे। फिर उन दोनों ने इन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब वो लोग सोने के हारों की खेती करने लगे। मीरा और राजू के दिन बदल चुके थे। अब उन सोने के हारों ने उन्हें पूरे गांव में सबसे अमीर बना दिया था।